छोटे समय के लिए हमारे साथ हैं। तो ये सवाल, क्या आपको लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छा मौका तभी होता है जब उसके सामने कांग्रेस होती है? क्योंकि जहां आप क्षेत्रीय दल के मुकाबले खड़े होते हैं, एक्सेप्ट उड़ीसा, बाकी जगहों पर क्षेत्रीय दल आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी रहते हैं। और उड़ीसा में एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर थी, लेकिन जैसे ही आप तमाम क्षेत्रीय दलों की बात करें, जिन राज्यों की भी बात करें जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला क्षेत्रीय दल से है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी फोल्ड कर जाती है। क्या मेरा हाइपोथेसिस गलत है? देखिए ये तो बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आगे टिक नहीं पाती। लेकिन मैं फिर एक ही बात दोहराऊंगी कि 10 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होती है, एक फटीग होता है वोटर के अंदर भी कि बार बार एक ही सरकार को चुनना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस तरीके के आंकड़े और नंबर्स आना और दोबारा सरकार बनना तीसरी बार, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इस बात को, इस चीज़ के साथ इस इलेक्शन में तो हम नहीं कह सकते कि क्षेत्रीय दल हावी पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, समाजवादी पार्टी आपके ऊपर हावी, बहुत फैक्टर्स होते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात कीजिए, टीडीपी ने वहां पर बाजी मारी, आप सहयोगी दल के तौर पर वहां पर हैं। आप बंगाल की बात कीजिए, ममता बनर्जी आपके ऊपर हावी। आप बिहार की बात कर लीजिए, पलटू राम होने के बावजूद भी जेडीयू की सीटें बीजेपी से ज्यादा है। यानी कि जहां जहां आपके सहयोगी हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो आपके लिए मददगार होते हैं, आप उनके पीछे रहते हैं। और जहां सीधा मुकाबला क्षेत्रीय दल से है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है या फिर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने अपना हाइपोथेसिस रखा था कि कांग्रेस आपके लिए सबसे अच्छा ऑपोजिशन है। जहां कांग्रेस मिले वहां तो आपके वॉक ओवर है। देखिए, जहाँ पे हमारे साथ के अलायंस है क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे तो मिल के नतीजा आता है। हमारी वोट्स का फ़ायदा उन पार्टीज़ को भी मिलता है, हमारे अलायंस को, और उनका हमें फ़ायदा मिलता है। तो वो मिलजुल के किया जाता है, चुनाव लड़ा जाता है। और हाँ, कहीं पे उन्होंने हमसे बेहतर किया है, कहीं पे हम पिछड़े हैं। पर जैसा मैंने कहा, 10 साल की सरकार चलाने के बावजूद भी अगर ये नतीजा है तो ये काबिल तारीफ है और बार बार दिखाता है कि लोगों ने मोदी जी की पॉइंट टेकन। हालांकि अभी भी आपके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक क्लियर नतीजे सामने आएंगे तब तक ये नंबर और ऊपर जाते हुए नजर आएंगे, जो अभी तक 297 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुकना होगा, लेकिन एनडीए की 297 उनके लिए सर्वोत्तम नंबर है। जो अलायंस के लिए नंबर आ रहा है 229, उनके लिए सुपर सर्वोत्तम है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऊपर वो लेकर गए हैं। और ऐसे में अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सर्वोत्तम इस लिहाज से है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी तस्वीर बनेगी ये लगभग अब साफ होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, यहां पर रुकना होगा, लौटेंगे फौरन। आप बने एक और ब्रेकिंग है। जूनागढ़ में बीजेपी की जीत हुई है। जूनागढ़ में बीजेपी जीत गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यह चौथी जीत है। जूनागढ़ से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और ये चौथी जीत लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अभी इस वक्त देखने को मिल रही है। और अजय सर, वापस उसी पर आते हैं। वो जो एक बात मैं बस जोड़ना चाहती हूँ कि मैं कभी ऐसा पर्सनली सोचती हूँ कि जब नीतीश कुमार ये सुनते होंगे कि मुझे पलटू बाबू कहा, लेकिन जो आपने कहा उस पर निमि रस्तोगी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं निमि रस्तोगी जी, क्या टेक आपका अभी के नंबर्स पर जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? देखिए, अभी आपने कहा कि 45% शेयर एनडीए का है और 41% शेयर फिलहाल इंडिया अलायंस का नजर आ रहा है। 46% एनडीए, 41% अलायंस। जी प्लीज कंटिन्यू। तो द एसेंस ऑफ दिस जनादेश, ये जनादेश का जो सत्व है वो यही है कि ऑपोजिशन, कोई भी डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब उसको एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिले। तो जिस ऑपोजिशन को पूरी तरह से रौंदते हुए, अपनी पावर में होने की एडवांटेज देते हुए एनडीए सरकार आगे बढ़ रही थी और ऊंचे ऊंचे सपने देख रही थी, उसके लिए ये हार है, उसके लिए ये एक तरह का चलिए, अगर आपकी बात मान भी लें, आपका फ्रीज हो रहा है फ्रेम, हो सकता है ऑडियो पर आप सुन रही हो। एक सवाल उनसे मैं पूछना चाहता हूं। अगर हम मान भी लें कि जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है कि एक बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन है, लेकिन अब चुनाव हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जेल के बाहर आ जाएंगे?
इतना जन समर्थन है, 41% वोट शेयर है इंडिया अलायंस को। देखिए, आप खुद ही मान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विल होगी कि अरविंद केजरीवाल नहीं, मैं आप ही की पार्टी के वक्तव्य को कोट करके पूछ रहा हूं। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है। आरोप ही नहीं है निमि जी, खुद ही कह रहे हैं आरोप ही नहीं है निमि जी, तो आरोप ही नहीं है। मतलब आपने गजब बात कर दी कि आरोप ही नहीं है, आरोप साबित नहीं है। ऐसे तो मैं दिमाग में वो साबित एक्चुअली शब्द ओमिट हो गया था, भले ही गलती से हो गया हो। लेकिन इस आरोप में ही अंदर रमनीश जी, पूर्णिमा जी देखिए, इन्होंने अभी बात रखी कि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं, अरविंद केजरीवाल तो 9 संबंध को इन्होंने ठुकराया क्यों? नहीं, वो उन्होंने करेक्ट कर दिया, वो साबित कहना आरोप में वो तिहाड़ जेल में है। दूसरी बात, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने एसेंस की बात करी। तो ये दिल्ली में एसेंस नहीं दिख रहा आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी आज 7 के 7 सीट जो है हार रही है, मतलब उनका गठबंधन जो कांग्रेस के साथ है तो हार रही है। तो ये एसेंस आपको दिल्ली में नहीं नजर आया। आप करें कि रौनते हुए नजर आ रही है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए आप बहुत सारी संज्ञा दे रही थी, लेकिन ये मुझे लगता है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है। लेकिन आत्ममूल्यांकन करने वाले ध्यान लगाने के लिए चले गए। आप देखिए तिहाड़ जेल, चूंकि उन्होंने बनाया था जिस तरह का शीश महल उन्होंने खड़ा किया, उसमें सुख भोग बेचारे कर नहीं पा रहे, लेकिन आज वो रमनीश जी ध्यान लगाना कॉपीराइट थोड़ी ही है किसी का। अब कोई तिहाड़ में लगाता है, कोई कन्याकुमारी में, तो वो कॉपीराइट तो है नहीं किसी का। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो उस पर फिर टिप्पणी करने से थोड़ा तिहाड़ जेल में ध्यान तो लगा ही रहे ना। ठीक है, गिरफ्तार ये हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए कर रहे हैं, बट मैं ये कहना चाह रही थी, पहली बात तो 4 सीटों पे लड़े हैं, दूसरी बात हम एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया अलायंस का, और तीसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल जैसे जुझारू और बहुत ज्यादा डिटरमाइंड लीडर जिसकी वजह से दिख रहा है ना, इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी दिल्ली में इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए मतलब बाहर भी आते हैं, चुनाव प्रचार भी करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ दिखा? आप जिस तरह का मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, जिस तरह का आप कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का एक ऑरा है या इम्पैक्ट है, थोड़ा सा दिल्ली से बाहर निकलते हैं, बंगाल की राजनीति पे चर्चा करते हैं। राधिका जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राधिका जी, बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने आप को जबरदस्त तरीके से प्रूव करती दिखाई देगी, कम से कम माहौल ऐसा दिख रहा था। 18 सीटें 2019 में, इस बार 9 रुझानों पर बढ़त, आधे के आसपास आप होते दिखाई दे रहे हैं। अगर ये स्थिति है तो क्या ये स्थानीय वजहों से है? क्या ममता बनर्जी का कैंपेन बीजेपी के कैंपेन से कहीं ज़्यादा अच्छा और प्रखर रहा? क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, तमाम बड़े नेता वहां पर लगातार कैंपेन करते रहे। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा बंगाल को लेकर। देखिए, बंगाल में जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है कि ऐसा क्यों हुआ, और इस पे पार्टी स्वयं बैठ के आकलन करेगी और क्या आगे की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी थी बंगाल में और सबने देखा कि ग्राउंड पे भी, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने वहाँ पे बदमाशी करी, वहाँ पे मार कुटाई करी, हमने सब ने देखा किस तरीके की गुंडागर्दी वहाँ पे होती आई है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना अस्तित्व बनाने की वहाँ पे कोशिश कायम रखी, और क्या आगे जाके नतीजे जो रुझान हैं जो नतीजों में बदलते हैं वो देखने की बात होगी। लेकिन हाँ, मैं अभी भी मानती हूँ कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद जो नतीजा अभी एनडीए सरकार को मिल रहा है, ऐसा